हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। द ब्लेंड एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। थोड़ा इधर बारिश की प्रॉब्लम और लाइट की प्रॉब्लम वजह से आपको 2-3 दिन करंट का वीडियो नहीं अवेलेबल करा पाए हैं, इसलिए 2-3 दिन का करंट अफेयर एक साथ इस वीडियो में है, आप पढ़ लीजिए। और जो थोड़ा बहुत बचेगा उसको हम मंडे को आपको अवेलेबल करा देंगे वीडियो के माध्यम से, आप पढ़ते रहिए। दूसरी बात है, आप हमेशा मेहनत करिए, पेपर हो या ना हो कोई, मेहनत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देख रहे हैं वर्तमान में जो भी पेपर हो रहे हैं उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा पढ़ने का। अचानक वैकेंसी आ रही हैं और 2 से ढाई महीने में 1-1.5 महीने में आपके 5 पेपर करा लेते हैं। तो अगर आपकी तैयारी पहले से नहीं है, आपकी प्री तैयारी नहीं है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप तुरंत बाहर हो जाओगे सिलेक्शन से। क्योंकि 2-3 महीने में पढ़ के आप क्या कर लोगे। आप अच्छे से पढ़ाई करिए और मेहनत से पढ़ाई करिए। इसी के साथ हम आज का करंट का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देखेंगे जो आज का पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड सन 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा या किसे दिया गया है। तो आप देखेंगे भानुमति घीवाल। भानुमति घीवाल। ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किस लिए दिया जाता है? तो ये नर्सिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। जो नर्स किसी महामारी के समय, जैसे कोरोना महामारी के समय या बाढ़ के समय, जो मरीजों की या घायलों की देखभाल करने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान करती है, उसको दिया जाता है। तो आपकी जो भानुमति घीवाल हैं, इनको सन 2021 में यह अवार्ड दिया जा रहा है। इनके बारे में जानिए अगर थोड़ी सी बातें इनके बारे में। तो यह गुजरात राज्य की एक नर्स हैं, उनके द्वारा सेवा भाव, संघर्षों और सद्कर्मों का फल उन्हें मिला है और अवार्ड यह दिया जा रहा है। और क्यों दिया जा रहा है उन्हें यह अवार्ड? कोरोना काल और सन 2019 में बाढ़ के वक्त बिना थकान का अनुभव किए अस्पताल में लगातार ड्यूटी देने के लिए दिया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, इससे अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी और घायलों की मदद करेंगे। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन है, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स सन 2021 का खिताब किसने जीता है? इटालियन ग्रैंड प्रिक्स सन 2021 का खिताब आपके डेनियल रिचार्डो ने जीता है। डेनियल रिचार्डो। और भी कुछ आपके ग्रैंड प्रिक्स हैं, इनके बारे में आप जान लीजिए। महत्वपूर्ण आपके ग्रैंड प्रिक्स हैं। अगर आप बात करेंगे पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स सन 2021 का अवार्ड किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स सन 2021 का अवार्ड किसने जीता है? तो मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स सन 2021 का अवार्ड किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। और भी आपके कुछ ग्रैंड प्रिक्स इंपॉर्टेंट है आपके। अगला है आपका स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स सन 2021 का अवार्ड किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड सन 2021 में किसने जीता है आपके? तो मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है। इतने आप अवार्ड देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करोगे, अजीज अखनौच किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं आपके? तो किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? मोरक्को देश के ये नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी किस राज्य में खोली गई है आपके? ये उत्तराखंड राज्य में खोली गई है। अब जब उत्तराखंड की बात आती है, आज से हम क्या करेंगे, जिस राज्य की बात आती है उस राज्य के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिया करेंगे। इसी के साथ आपका करंट के साथ साथ राज्य दर्शन भी कंप्लीट होता रहेगा। किस राज्य में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आप जानते चलिए। तो उत्तराखंड की बात आई है, तो उत्तराखंड के बारे में कुछ बातें आप जान लीजिए। उत्तराखंड की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तराखंड की स्थापना नवंबर सन 2000 में की गई थी। अगर आप भारत का मैप अगर आप बनाते हैं, केवल ऊपर का मैप बन रहा है आपका भारत का, अगर आप भारत का मैप आप बना रहे हैं तो ये आपका अगर बात करेंगे, ये आपका भारत है ये। तो यहाँ पे जो ये राज्य होता है, ये कौन सा राज्य है आपका? ये उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य। इसी के नीचे जो आपका ये राज्य होता है, ये कौन सा राज्य है? ये उत्तर प्रदेश राज्य है। तो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य के कुछ जिलों को अलग करके क्या बनाया गया था? उत्तराखंड नया राज्य। तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही भाग पहले हुआ करता था, सन 2000 में इसका निर्माण किया गया। फिर अगर देखोगे उत्तराखंड की राजधानी क्या है? सॉरी बेटा, ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं, मौसम परिवर्तन हो रहा है ना, खांसी आ सकती है। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है आपकी? देहरादून है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? अभी नए बन गए हैं आपके, गुरमीत सिंह हैं। और उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान हैं। फिर और अगर बातें देखेंगे उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड के 2 पड़ोसी राज्य हैं। ऊपर आपको कौन पड़ता है? हिमाचल प्रदेश, और नीचे आपका उत्तर प्रदेश। फिर अगर देखेंगे उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश हैं कौन? ऊपर आपका चीन पड़ता है, और उधर उसके नीचे, चीन के नीचे अगर देखोगे उत्तराखंड के बगल में इधर आपका नेपाल पड़ता है। अगर मैप आप बना के देख लोगे, अगर आधा मैप ऐसे बना के अगर आप देख रहे हो, ये आपका भारत का ये, तो इधर आपका ये नेपाल देश होता है, ये आपका उत्तराखंड राज्य हो गया आपका, और इसके ऊपर ये जो बचा रह गया आपका ये चीन देश होता है। इसी के पहले यहाँ पर तिब्बत भी हुआ करता था, लेकिन तिब्बत पे चीन ने कब्जा कर लिया है, इसलिए हम चाइना ही कह देते हैं नॉर्मली तिब्बत को। फिर अगर आप देखोगे उत्तराखंड की प्रमुख झीलें, उत्तराखंड की प्रमुख झीलें, एक बात और आप लोग याद रखना, जितनी भी ताल नाम की झीलें हैं, जिन भी झीलों के प्रारंभ में आखिरी में ताल लगा होगा, 2 झीलों को छोड़कर अपवाद बताया दे रहे हैं। एक आपकी चंद्र ताल है, एक आपकी सूरज कुंड ताल है, या सूरज चंद्र ताल कह सकते हो इसको, या सूरज ताल झील है आपकी। नॉर्मली जो पूछी जाती है आपकी चंद्र ताल ही पूछी जाती है ना। तो चंद्र ताल और सूरज ताल झील को छोड़कर इसके बाद जितनी भी ताल नाम की झीलें हैं सब कहाँ पाई जाएंगी? आपके उत्तराखंड में। अब देखिए नैनीताल, डोडी ताल, भीमताल, सात ताल, राकस ताल, माला ताल, देवताल, खुरपा ताल, झिलमिल ताल, द्रोण सागर, गिरिताल, श्यामाला ताल। फिर आपकी एक और इम्पॉर्टेंट जो ताल नाम से तब भी इम्पॉर्टेंट है, रूपकुंड झील आपकी। फिर जितनी भी ताल नाम की झीलें हैं देखिए सब आपकी यहाँ पे पाई जा रही हैं, इसलिए आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए। और भी कुछ क्वेश्चन देखिए उत्तराखंड से संबंधित। अगर आप बात करेंगे जो भारत का पहला कोई राष्ट्रीय पार्क है, तो भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन था, राष्ट्रीय अभयारण्य कौन था अगर पूछेगा, तो आपका है हैली नेशनल पार्क, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? जिम कॉर्बेट पार्क। ये आपको कहाँ स्थापित किया गया था? ये आपके उत्तराखंड राज्य में। तो देखिए उत्तराखंड राज्य के जिम कॉर्बेट या हैली नेशनल पार्क को भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह भी कहाँ है? आपके उत्तराखंड में है। जब स्थापना हुई थी 1936 में तो उत्तराखंड आपका उत्तर प्रदेश हुआ करता था, तो तब तो ये उत्तर प्रदेश में था, लेकिन जब अलग कर दिया तो ये उत्तराखंड में चला गया। फिर अगर आप देखेंगे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह सभी उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है या नेशनल पार्क हैं आपके, ये आप याद रखिएगा। फिर अगर आप देखेंगे भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है, ये भी भागीरथी नदी पर है, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। अगर आप देखेंगे उत्तराखंड में गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम होता है और यमुनोत्री से यमुना नदी का उद्गम होता है। फिर अगर देखोगे नंदा देवी पर्वत आपका कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी पर्वत आपके उत्तराखंड में स्थित है। फिर आप देखोगे एक आंदोलन आपसे बहुत पूछता है जिसका नाम क्या है? आपका चिपको आंदोलन। यह आंदोलन आपसे बहुत पूछता है, यह आंदोलन क्यों चलाया गया था? अगर इसको आप ध्यान देंगे तो अगर बात करेंगे पेड़ों की संरक्षण के लिए या पेड़ों को कटने से बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और चलाया गया था। इसमें क्या किया जाता था? पेड़ को जो लोग काटते थे, जो लोग पेड़ को बचाने वाले थे वो पेड़ से चिपक जाते थे और कहते थे हमें भी काटो पेड़ के साथ अगर काटना है। इसी को कहते हैं चिपको आंदोलन। इसको चलाया किसने था? इसके प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। और महिलाओं की बात करोगे, महिलाओं के नेतृत्व किसने किया था इस आंदोलन में? तो आपकी गौरी देवी ने किया था। यही जो चिपको आंदोलन है, चिपको आंदोलन यही दक्षिण भारत में क्या कहलाता है? इसी चिपको आंदोलन को दक्षिण भारत में हम लोग अपिक्को आंदोलन कहते हैं। क्या? अपिक्को, क्योंकि अपिक्को का अर्थ ही होता है आलिंगन करना, गले लगाना था, तो जिसको पेड़ को, तो ये भी आते हैं, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, बांग्लादेश वार कमेंट्री 1971 रेडियो डिस्पैचेस, ये पुस्तक लिखी गई है हाल ही में। यह पुस्तक किसने लिखी है? आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है आपके लिए, तो देखेंगे यूएल बरुआ ने लिखी है, यूएल बरुआ, इनका नाम याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस शहर में अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है? तो किस शहर में किया है? आपके गुजरात के अहमदाबाद में।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो आपके कहाँ रखी है? आपके अलीगढ़ में रखी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलीगढ़ को एक और विश्वविद्यालय मिल गया। अभी तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय था ही, अब और भी विश्वविद्यालय एक मिल गया है आपके, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ये, तो ये आप याद रखिएगा। तो हाल ही देखिए इसके बारे में कुछ बातें जान लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना मुसेपुर करीम जरौली गांव में कुल 92 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में की जाएगी, या इसमें स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे, 14 सितंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? सब लोग जानते हो कौन सा दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगर बात करेंगे हिंदी दिवस, वो भी कैसा? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को पूरे भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने फैसला लिया था कि हिंदी हमारी कौन सी भाषा होगी, या राजभाषा या राष्ट्रभाषा होगी, है ना। नॉर्मली हम राजभाषा ही कहते हैं, राजभाषा होगी। फिर अगर देखोगे, अगर पहली बार 1953 में पहली बार आपका ये दिवस कब मनाया गया था, तो 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से? 1953 से, ये भी पूछ सकता है। फिर अगर बात करोगे वर्ल्ड हिंदी दिवस या विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आपके, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। ये बातें अब याद रखिएगा। हिंदी को मान्यता कब मिली थी राष्ट्रभाषा के रूप में? 14 सितंबर 1949 के लिए, इसीलिए हर वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्योंकि पहली बार दिवस कब मनाया गया था आपका? 1953 में। इतनी बातें आपको याद रखनी है। फिर आपके लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रूस के डेनियल मेदवेदेव ने फाइनल मुकाबले में किस खिलाड़ी को हराकर यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब सन 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भी पूछ सकता है। यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है आपके? तो रूस के डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। इसलिए इन्होंने किसको हराया है? तो नोवाक जोकोविच को हराया है। बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं आपके ये नोवाक जोकोविच, लेकिन इस बार ये हार गए हैं। इनके बारे में अगर आप जानेंगे, रूस के डेनियल मेदवेदेव ने न्यूयॉर्क में आर्थर एस स्टेडियम में फाइनल मुकाबले में विश्व के नंबर 1 नोवाक जोकोविच को हराकर यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब सन 2021 को अपने नाम कर लिया है ना। ये बात आप बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। इसके बाद अगर देख लीजिए, इसके साथ ही वे ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले तीसरे रूसी खिलाड़ी भी बन गए हैं। इतनी बातें आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप अगर देखेंगे, भारत और किस देश के बीच हाल ही में सामरिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी, क्या बोलते हैं? सामरिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी, इंग्लिश में इसे बोलेंगे SCEP, स्केप, है ना। तो लॉन्च किया गया है। भारत और किस देश के मध्य लॉन्च किया गया है? तो भारत और अमेरिका के मध्य लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं, भारत में कितने गाँव में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जल्द ही लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है? तो 36,000 गाँव में आदर्श ग्राम योजना जल्द ही लॉन्च की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद करिएगा और इसके बारे में बातें जानिए। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा भारत में 36,000 गाँव में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जल्द ही शुरू किए जाने की घोषणा की गई है, जिसके तहत 50% आदिवासी आबादी वाले गाँव को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि असम राज्य के लगभग 1700 आदिवासी गाँव को आदर्श गाँव में बदला जाएगा। इतनी बातें आप याद रखिएगा। फिर अगर देखोगे, 15 सितंबर को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 15 सितंबर को तो मनाया जाता है बेटा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। कौन सा? लोकतंत्र दिवस। ये लोकतंत्र होता क्या है? अगर लोकतंत्र के बारे में जानेंगे तो लोकतंत्र क्या होता है? ऐसा देश जहां पर जनता सर्वोच्च हो, जो काम किया जाए जनता के लिए किया जाए, जो विकास किया जाए जनता के लिए किया जाए, अगर जनता को प्राथमिकता दी जाए, वह देश लोकतांत्रिक देश कहलाता है। यहाँ पर जनता सर्वोपरि होती है। जैसे भारत, 5 साल तक हमने किसी पार्टी को वोट दिया, अच्छा काम नहीं करी, हटा दिए, लेकिन उसको अगले साल लेकिन हम लोग क्या करते हैं? जातिवाद, धर्मवाद, हिंदू मुस्लिम में पढ़कर अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं और काम न देखकर जात पे वोट दे देते हैं। इसलिए हमारा और हमारे देश का विकास नहीं होता है। ये बातें आप याद रखिएगा, इतनी बातें। फिर अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री
का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में नेशनल मीट ऑन स्वामित्व स्कीम का शुभारंभ किया है। तो आपके ग्रामीण विकास मंत्री की अगर बात करोगे आपके कौन है आपके, तो श्री गिरिराज सिंह हैं आपके। इन्होंने क्या किया है, नेशनल मीट ऑन स्वामित्व स्कीम को लॉन्च किया है। फिर अगर आप बात करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी 14 सितंबर को किस शहर में होने वाले क्वाड लीडर्स समिट में शामिल होंगे। तो किस देश में ये मीटिंग हो रही है, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी शहर में ये मीटिंग हो रही है, तो अमेरिका के वाशिंगटन में। और इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें जानिए। तो विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को वाशिंगटन के क्वाड लीडर्स की समिट में हिस्सा लेंगे। वे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के उच्च स्तरीय खंड की बैठक को भी संबोधित करेंगे। क्वाड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका शामिल है। क्वाड मतलब क्या होता है, क्वाड मतलब होता है 4, तो 4 देशों का ये समूह है, ये बैठक हो रही है और विश्व के बहुत सारे मुद्दों पर इस पर चर्चा की जाएगी। ये कहाँ होगी बैठक, आपके अमेरिका के वाशिंगटन में होगी, है ना। तो मोदी जी भी इसमें जा रहे हैं। फिर अगर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलेशन डायलॉग लॉन्च किया है। ये बातें आप याद रखिएगा। तो भारत और किस देश के मध्य ये लॉन्च किया गया है, अगर आप बात करोगे तो भारत और अमेरिका के मध्य। इसके बारे में जानिए। भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और अमेरिका के दूत जॉन कैरी ने हाल ही में क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलेशन डायलॉग लॉन्च किया है। इसकी शुरुआत भारत अमेरिका जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा सन 2030 साझेदारी के तहत की गई है। इतनी बातें आप याद रखिएगा। क्लाइमेट से संबंधित बातें आप देख बेटा, हमारा वातावरण है, हमारा पर्यावरण है, कितना परिवर्तित हो रहा है, बिन मौसम बारिश हो रही, इतना ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। तो इसी के संबंध में इस पे बेटा बातें की जाएंगी आपकी, और ये सब बातें आपकी हुई हैं इस पे, तो ये बातें आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, भारत और भारतीय रिजर्व बैंक और भारत के किस देश में, मतलब पूरी बात समझिए बेटा, भारत की कौन सी बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक, और किस देश में हाल ही में भुगतान प्रणालियों कौन सी, यूपीआई और पे नाउ को आपस में जोड़ने की घोषणा की है। तो बात करेंगे भारत और सिंगापुर। भारत और सिंगापुर देश ने हाल ही में यूपीआई और पे नाउ, तो 2 आपके ऑनलाइन पैसे पेमेंट वाले प्लेटफॉर्म है, इनको क्या कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा, एक कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, अगर आप बात करोगे थोड़ा, आप देखिए ये क्वेश्चन पीएम कुसुम योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम कुसुम योजना, तो पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने, कौन सा बेटा, सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है। तो ये भी पूछ सकता है पीएम कुसुम योजना किससे संबंधित है, तो ये सोलर पंप लगाने से संबंधित है। सोलर पंप क्यों जरूरी है बेटा, सोलर पंप से लगाने से प्रदूषण नहीं होता है। एक बार आप लगवा लो पैसा लगाकर, फिर आपको ज़िंदगी भर फ्री चलेगा, जब तक चलेगा 10-15 साल। दूसरी बात है, प्रकृति को प्रदूषण भी कम होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, आप सोलर पंप के द्वारा ऊर्जा लगा रहे हो, है ना। तो सोलर पंप लगाने में अगर बात करोगे आपका, तो कौन सा राज्य रहा है, तो आपका हरियाणा नंबर 1 पर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। फिर इसके बाद की ये चीज़ें जो आपके हमने ऊपर लिखवाया है, ये ऊपर आपको थोड़ा हो गया है, तो हरियाणा के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। हरियाणा राज्य के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं, जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, उनके नाम है फॉग नृत्य, सॉन्ग नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, डफ नृत्य, घूमर नृत्य। जो आपको पूछे जाते हैं वो फॉग, डफ, घूमर और आपके ये खोरिया, 4 ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर आप देखोगे हरियाणा राज्य के 5 पड़ोसी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और आपका उत्तराखंड। फिर देखोगे हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा आप लोग उत्तर प्रदेश लगा के चले आओगे, क्यों, क्योंकि सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उससे याद रखोगे। जरूरी नहीं है कि जो स्थान है वो यूपी में पाया जाता हो, ये आपके कहाँ पे, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका हरियाणा में है। फिर अगर आप देखोगे हरियाणा में कहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था, तो हरियाणा में एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम क्या है, कुरुक्षेत्र, यहीं पर आपका महाभारत का युद्ध हुआ था। फिर आपका अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करोगे,
भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी है? बहुत बड़ी बात है, मतलब रक्षा क्षेत्र में भी निवेश करने के लिए निजी कंपनियों को खोल दिया कि आइए आप पैसा लगाइए। तो कौन सी है आपकी? स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस पहली कंपनी है जो इसरो के साथ क्या करेगी बेटा? सहयोग करेगी। और अगर कुछ बातें अगर आप इसरो के बारे में जानना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसरो से संबंधित महत्वपूर्ण बातें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसरो की बात करेंगे तो इसरो भारत की क्या है? ये स्पेस एजेंसी है जो आपके स्पेस यान भेजे जाते हैं अंतरिक्ष में, जो आपके बेटा उपग्रह भेजे जाते हैं या आपके कोई सेंसर भेजे जाते हैं, रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, वो उसके संबंधित बहुत बड़ी एजेंसी है आपकी इसरो। इसरो की बातें अगर फुल फॉर्म देखेंगे, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एक बेटा है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एंड होता है आपका, तो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये इसका फुल फॉर्म है। फिर अगर आप देखोगे हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद या संगठन बोलते हैं, है ना। फिर आप देखोगे मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। स्थापना किसने की थी? संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है बेटा? अगर बात करोगे वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में के सिवन इसके अध्यक्ष हैं। और पहले अध्यक्ष कौन थे इसरो के? तो यही थे ऊपर वाले आपके विक्रम साराभाई। फिर बात करोगे, इसरो ने एक मिशन बनाया है कि हम सूरज का अध्ययन करने के लिए मिशन लॉन्च करेंगे, तो उसका नाम क्या है आपका? आदित्य L1। तो इसरो के सूर्य अध्ययन का मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1। फिर आप देखोगे भारत के अंतरिक्ष का पितामह किनको माना जाता है? विक्रम भाई साराभाई को ही माना जाता है, विक्रम साराभाई को माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बेटा इसरो की स्थापना की थी। फिर अगर बात करोगे, भारत ने 104 उपग्रहों, जो अब तक भारत का सबसे अधिकतम रिकॉर्ड है, इसको किस रॉकेट से भेजा था अंतरिक्ष में? तो PSLV C-37 के माध्यम से इसको भेजा था, ये रॉकेट का नाम है। फिर अगर देखोगे इसरो के मंगल मिशन, आप जानते हो बहुत प्रसिद्ध हुआ था, भारत एक पहला ऐसा देश है जिसने पहली बार मंगलयान भेजा मंगल पर और पहली बार सफल लैंडिंग कर गया, है ना। बहुत सारे देश आपके जा चुके हैं मंगल पर, लेकिन वो पहली बार में सफल नहीं हुए थे। तो भारत आपका हुआ, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसरो के मंगल मिशन, जिसे 5 नवंबर सन 2013 को लॉन्च किया गया था, इसका क्या नाम है? इसका नाम है मॉम, मार्स ऑर्बिटल मिशन। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, भारत और जापान के चंद्र मिशन का नाम क्या है आपके? तो लूपेक्स। भारत की एजेंसी इसरो और जापान की एजेंसी जो है आपकी चंद्र मिशन लॉन्च करेगी, उसका नाम क्या है? लूपेक्स है। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हो, भारत और अफ्रीका रक्षा वार्ता सन 2022 का आयोजन भारत के किस शहर में होगा? तो गांधीनगर शहर में होगा। ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर? गुजरात में, है ना, गुजरात। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, वहाँ पर बेटा भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता सन 2022 का आयोजन होगा। फिर आपके लिए इतने ही आपके आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इतना पढ़ते रहिए, फिर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। PDF भी आपको आज शाम में कल तक मिल जाएगी, जो आपकी पिछली वीडियोस हैं उनकी। आप मेहनत करिए और अच्छे से मेहनत करिए, एंजॉय करिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।